तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोशन प्रैक्टिस क्लास की, मोशन चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास की। मोशन चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, तो वेलकम टू द फिजिक्स डाउट क्लासेस एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन क्या कहती है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के किसी भी बिंदु से ऊपर फेंकते हैं तो वह h ऊंचाई तक पहुंचकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मैंने आपको समझा दिया था। पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं। तो पृथ्वी के इस बिंदु से h डिस्टेंस तक गया कोई वस्तु, फिर उसी बिंदु पर आ गया, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? उसी बिंदु पर गया, उसी बिंदु पर आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, तो विस्थापन 0 हो गया है। बस ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी में से अब दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, तय की गई दूरी कितनी होगी? तय की गई दूरी यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, वो h ऊंचाई तक जाकर नीचे उसी बिंदु पर आ जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 2h, h 0 या फिर h+2। दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा पथ की तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, चाहे वह कैसे भी चली गई हो। अब इस बिंदु से h ऊंचाई तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? h। फिर ऊपर से नीचे तक आ गया, h डिस्टेंस फिर कवर कर लिया, h+h 2h डिस्टेंस कितना हो गया? दूरी कितनी हो गई? 2h। तो इस प्रकार आपके दो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। एक बात याद रखना, जबरदस्ती पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई करो, जबरदस्त करो, जबरदस्ती पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जब मन लगे तब पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई 500 किलोग्राम की वस्तु, यदि कोई 500 किलोग्राम की वस्तु और कोई 5 किलोग्राम की वस्तु को 20 मीटर नीचे फेंकते हैं या स्वतंत्र रूप से नीचे गिराते हैं, तो बलपूर्वक या तो उसे बलपूर्वक नीचे गिराते हैं, नीचे फेंकते हैं बल लगाकर ऐसे, या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं। तो वस्तु 500 किलोग्राम की वस्तु
को नीचे आने में कितना समय लगेगा। सवाल एक बार दोबारा से देख लीजिए। यदि कोई वस्तु 500 किलोग्राम की है और एक वस्तु 5 किलोग्राम की है, उन दोनों को 20 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं, तो या तो बलपूर्वक फेंकते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक फेंकते हैं, तो 500 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा। 500 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा, सॉल्व करते हैं। इसमें आपका गति के समीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया था, गति के समीकरण। तो इसमें गति का समीकरण दूसरा वाला लगेगा, जो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप कहोगे ये कैसे लगेगा, क्योंकि समय पूछ रहा है ना, तो t इसमें ही है, इसमें ही है नहीं, इसमें भी है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए s की जगह पर हम रखेंगे h, और h हमारा कितना है 20 मीटर। ओके, और a की जगह रखेंगे हम g, और g है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जब वस्तु को ऊपर या नीचे फेंका जाता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। a को g में बदल देते हैं, s को h में बदल देते हैं, क्योंकि हाइट पे पहुंचाया जा रहा है तो h, और जो नीचे ऊपर फेंका जा रहा है तो ग्रेविटेशन के अंडर में आपका जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा g लगेगा, तो g आ जाता है a की जगह, त्वरण की जगह। अब एक चीज और समझिए, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो जो समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, प्लस का चिन्ह प्लस का रहता है। जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो माइनस का साइन आ जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो प्लस का साइन ही रहेगा, माइनस का नहीं होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। s बराबर h बराबर 20 मीटर, u ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ऊपर से यहाँ से नीचे फेंका जा रहा है, तो ऊपर तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे t में तो 0 ही रहेगा। अब हाफ a की जगह g है, g हमारा 10 दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t हमसे पूछा है t स्क्वायर, t पूछा है, और ये फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे, यूज करेंगे। अब कितना हो गया, 20 इधर ही रहेगा, ये कितना हो गया 2 से 5 बार, तो ये हो गया तुम्हारा 5t स्क्वायर। करेक्ट है, ओके, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और टी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 सेकंड लगेंगी। 500 किलोग्राम की वस्तु को नीचे फेंका जाए या गिराया जाए तो 2 सेकंड में वो नीचे आ जाएगी, जब वह 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो नीचे की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब कंडीशन, ये चीज अब ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो प्लस का साइन रहता है, क्योंकि समीकरण में जैसे ये प्लस है, अगर नीचे से ऊपर फेंकी जाती तो यहाँ पर माइनस आ जाता। ओके, इसमें बस इतना हो जाएगा चेंज सवाल में, 5 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा। 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा। 500 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में समय लग रहा था 2 सेकंड।
तो 5 किलोग्राम की वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड ही लगेगा। कैसे? ये समीकरण फॉलो करेंगे, इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस समीकरण में कहीं आपको m दिख रहा है, मास दिख रहा है? नहीं, तो मास पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा, निर्भर ही नहीं है मास पर। कितना भी हो समय समान लगता है। चाहे भारी वस्तु को नीचे फेंको, भारी वस्तु और हल्की वस्तु को नीचे फेंको तो समान समय में एक साथ नीचे गिरती हैं। ओके, इस चीज को नोटिस कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर पसंद ना आए तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, जिस पथ की त्रिज्या r 2 मीटर है, तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन। एक बार फिर से विस्थापन पूछ लिया गया है भाइयों दोस्तों, तो तय किया गया विस्थापन क्या होगा? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए आप मुझे। देखो, कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, वृत्ताकार पथ बन गया। अच्छा, वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या कितनी दी है? 2 मीटर। तो वो इस बिंदु पर है, जैसे एक चक्कर लगाता है और ये इसी बिंदु पर आ जाता है, एक चक्कर लगाएगा तो इसी बिंदु पर आ जाएगा, इस बिंदु से इसी बिंदु पर आ गया तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, 0 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसकी दूरी कितनी होगी? तय की गई दूरी, विस्थापन तो 0 हो गया, तय की गई दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5, तय की गई दूरी तय की गई दूरी क्या होगी है? आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अगर वृत्ताकार की पथ की त्रिज्या दे रखी है हमें 2 मीटर, तो इस बिंदु पर है कोई व्यक्ति, ऐसे एक चक्कर लगा के इसी बिंदु पर आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? कितनी दूरी कवर की? वृत्त की परिधि कवर की ना, इतना। ये परिधि तो होती है वृत्त की, ये वाली। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ओके, और वैल्यू पुट कर दीजिए 2
मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा दूरी। बारह पॉइंट पाँच लगभग मीटर आ जाएगी। ये आपकी दूरी हो गई। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 यही है आपका। क्या किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या किसी गतिशील वस्तु का, जो गति कर रही है, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं? जवाब दीजिए मुझे। हो सकता है। गतिशील वस्तु का भी विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? जैसे कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इस बिंदु से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसी बिंदु पर इधर से ऐसे 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 जाकर इसी बिंदु पर आ जाती है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो हो सकता है, यस, आंसर हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब बताइए, गतिशील वस्तु की दूरी शून्य हो सकती है? गतिशील वस्तु की दूरी, क्वेश्चन नंबर 7, दूरी शून्य हो सकती है? दूरी शून्य नहीं हो सकती कभी भी, गतिशील हो या नहीं हो, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक गया तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, इस बिंदु से इस बिंदु तक गया तो भी डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक गया तो भी डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसे गया तो भी डिस्टेंस कवर कर लिया। गतिशील है बेशक, लेकिन उसकी कभी भी दूरी शून्य नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा नो, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसको भी नोटिस कर लीजिए। अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 8वां क्वेश्चन का उत्तर आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर, आंसर दीजिए। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण।
ओके, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और क्या कहला सकती है, ध्यान दीजिए, वेग परिवर्तन की दर एक और चीज कहला सकती है, त्वरण या मंदन। एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9, विस्थापन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन की दर क्या कहलाती है? आंसर इज, विस्थापन की दर, कौन सा क्वेश्चन था ये? विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग। विस्थापन की दर कहलाती है वेग। ओके, विस्थापन की दर मतलब वेग में परिवर्तन, वो विस्थापन में समय के साथ भाग दे दिया जाए तो वेग कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन में समय का भाग देंगे तो वेग का फॉर्मूला निकल आएगा, तो वेग कहलाएगी। अब क्वेश्चन आ जाइए आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन। वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो एक समान त्वरण से गिरती हैं। क्या यह कथन सत्य है? आंसर दीजिए जल्दी। वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो एक समान त्वरण से गिरती हैं या नहीं? सही है, ये सही बात है, गलत बात है? नो, गलत बात है। आंसर इज नो। वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से नहीं गिरती, बल्कि एक समान वेग से नीचे आती हैं। एक समान वेग से नीचे आती है, त्वरण नहीं होता उसमें। एक समान वेग में कभी त्वरण नहीं होता, तो त्वरण तो आएगा ही नहीं इसमें। एक समान वेग से आती है, ठीक है, नीचे। इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। और उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो क्वेश्चन है कितने समय में वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त करती है। कितने समय में वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त करती है और इतने समय में वह कितनी दूरी तय करती है। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान देना। सवाल है आपका, विराम अवस्था से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और वह 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त कर लेती है। तो उसे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा और इतने समय में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। इतने समय में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। इसका सॉल्यूशन त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, विराम अवस्था u दिया है 0, v भी दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, u और v दिया है और क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। u दिया है आपका 0, v दिया है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड। सवाल करने से सबसे सॉल्व कब होता है सवाल, जब उसमें कंडीशन देखते हैं क्या क्या दिया है। u दिया है, v दिया है और हमको a दिया है। a कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u v a दिया है और पूछा क्या है, क्या क्या पूछा है, समय पूछा है t और दूरी पूछी है s। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गति का कौन सा समीकरण लगेगा, जल्दी बताइए। पहला समीकरण लग जाएगा समय निकालने के लिए। ओके, समय निकालने के लिए पहला समीकरण लग जाएगा। कैसे, पहले समीकरण में होता है v बराबर u प्लस ए टी।
P बराबर U प्लस AT। V कितना है 2, U कितना है 0, A कितना है 2, समय कितना है निकालना है। समय निकल जाएगा आपका 2 से 2 डिवाइड चला जाएगा एक बार। T बराबर 1 सेकंड आ गया। समय 1 सेकंड लगेगा जब वह 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी 1 सेकंड में। ओके, अब हमें निकालनी है दूरी। दूरी कितनी तय करेगी 1 सेकंड, इतनी कंडीशन दी गई होगी तो दूरी कितनी तय करेगी। तो दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे, दूरी के लिए हम फॉर्मूला लेंगे, इसको लेके देखते हैं लास्ट वाले को। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट समीकरण। थर्ड वाले को लेके देखते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ए दिया है, यू दिया है, बी दिया है, एस निकल जाएगा आपका। ये आपका निकालने का होमवर्क है, कमेंट करके मुझे बताना एस कितना निकल के आया आपका। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट कर लिया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल है आपका, क्या असमान त्वरण के लिए गति के समीकरण सत्यापित हैं। क्या असमान त्वरण के लिए गति के समीकरण सत्यापित हैं। असमान त्वरण होगा तो गति के समीकरण सत्यापित हो जाएंगे, लग जाएंगे। गति के समीकरण में त्वरण असमान लग जाएगा नहीं। गति के समीकरणों के लिए हमेशा आंसर ही आएगा नो। और गति के समीकरणों के लिए एक समान वेग होना चाहिए, एक समान, हमेशा एक समान त्वरण, त्वरण एक समान त्वरण होना चाहिए। ओके, एक समान वेग होगा तो त्वरण होगा ही नहीं उसमें, एक समान त्वरण होना चाहिए तब गति के समीकरण सत्यापित होंगे, असमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब वेग जब वेग शून्य हो, 0 हो, तो उसमें त्वरण हो सकता है या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब वेग शून्य हो तो उसमें त्वरण हो सकता है या नहीं। जी, हो सकता है,
यस, आंसर इज यस। कैसे? देखिए, जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे गिराते हैं तो उसमें त्वरण होता है या नहीं? जी होता है कि नहीं? जी त्वरण ही तो है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो आपका त्वरण तो हो सकता है, वेग शून्य हो। वेग जब हम ऊपर फेंकेंगे तो यहां पर रुक जाएगी वस्तु। इस कंडीशन को नहीं, इसको ऊपर से फेंकेंगे यहां से, तो यहाँ पर तो u बराबर 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो ये वेग 0 है तो लेकिन त्वरण तो है ना, तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। u 0, v, यहाँ पर v 0 होगा। यहाँ पर भी u 0 होगा, यहाँ से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर कुछ होगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा इन सब कंडीशनों पे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का था, और ये अगला क्वेश्चन आ रहा है वो भी एनसीईआरटी का ही है। देख रहे हो एनसीईआरटी कितने डीपली पूछती है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु, एनसीईआरटी में आया है ये भी, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका रेखीय गति कर रही है, रेखीय गति कर रही है तो उसका त्वरण लंबवत होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है या गति कर रही है, एक ही बात है। कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका त्वरण लंबवत हो सकता है, जी हो सकता है। कैसे? यस हो सकता है, आंसर इज यस। कैसे हो सकता है? जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो वृत्ताकार गति करती है, और वृत्ताकार गति करती है तो गति तो कर रही है तो उसका त्वरण लंबवत होता है हमेशा। ऐसे गति कर रही है तो उसका त्वरण कैसे होगा? ऐसे इधर की तरफ, तो ये लंबवत हो गया, हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।